एरिस्टोटल। आज हम समझेंगे एरिस्टोटल के फ़िलॉसफ़ी के बारे में। तो ये हैं प्लेटो के स्टूडेंट और इन्होंने प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी ना, जहाँ हमने सबसे पहली बार में पढ़ा था कि वो उन्होंने कहा था प्लेटो ने कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक इम्परफेक्ट कॉपी है एक ऐसी दुनिया की जो बिल्कुल हर एक एंगल से परफेक्ट है। तो ये उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म थी। इस थ्योरी को एरिस्टोटल ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये सही नहीं है और इसकी जगह पर एरिस्टोटल ने कहा कि असली इम्पोर्टेंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को देना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि प्लेटो कितने अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने सोक्रेट्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है और उनकी बात को आगे फॉलो अप किया है, लेकिन एरिस्टोटल प्लेटो के कैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उनकी ही बात को अपोजिशन किया। तो यहाँ पर अपना कोई पर्सनल थिंकिंग नहीं ऐड करना है, हम बस लोगों के बारे में पढ़ रहे तो समझना है कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब जिनकी डिफरेंट थिंकिंग होती है, पर्सपेक्टिव होता है। जी हाँ, एरिस्टोटल प्लेटो के ही स्टूडेंट थे और उन्होंने प्लेटो के स्कूल का नाम क्या था, द अकेडमी। उसमें उन्होंने 20 साल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद ही उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जैसा कुछ नहीं है। और फिर एरिस्टोटल ने अपना एक नया स्कूल बनाया। आप बोलेंगे यहाँ पर अलग स्कूल्स बन रहे हैं, बट समझना है कि उन्होंने अपना एक स्कूल बनाया। उसके बाद एरिस्टोटल ने भी एथेंस में अपना एक स्कूल बनाया जिसका नाम है लाइसियम, LYCEUM। ओके। और उन्होंने अपने स्कूल में सिर्फ फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ाया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कई चीज़ों पर भी लिखकर वहाँ बताया लोगों को, अबाउट साइंस, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स और लॉजिक पर भी उन्होंने लिखा। अब स्कूल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो रहते भी थे और लोगों को पढ़ाते भी थे, तो उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा भी और स्टूडेंट्स को बताया भी। ठीक है। क्यों डिफरेंट है इनका प्लेटो से स्कूल? क्योंकि प्लेटो ने सिर्फ फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई थी। उन्होंने फ़िलॉसफ़ी के साथ जो हमारे रेगुलर स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स, SST समझ लीजिए आप, बायोलॉजी, साइंस, एथिक्स, लॉजिक तो कहीं आई थिंक कभी पढ़ा ही नहीं है, वो बस GK के टाइम पे एक क्वेश्चन होता था। तो उन्होंने सब कुछ अपने स्कूल में पढ़ाया और इन चीज़ों पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखे। किसने? एरिस्टोटल ने। इसलिए उनका स्कूल प्लेटो के स्कूल से डिफरेंट था। इतना समझ में आ गया। अब की आइडियाज़ समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो वही रिजेक्शन ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म, कि उन्होंने क्या कहा प्लेटो ने, हमने अभी पीछे पढ़ा कि एक परफेक्ट दुनिया होती है, लेकिन हम जिस रियलिटी में रह रहे होते हैं वो उस परफेक्ट दुनिया की एक इम्परफेक्ट कॉपी है। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, उसी में कोई भी चीज़ हो उसका फॉर्म भी अवेलेबल होता है, साथ में वो चीज़ खुद भी अवेलेबल होती है। यानी ऐसा कोई इम्परफेक्ट और परफेक्ट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो इम्परफेक्ट और परफेक्ट अगर आप बोलना भी चाहें तो वो एक चीज़ में बिल्कुल समाई होती है, वो कहीं और किसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। एज सिंपल एज दैट। फिर उन्होंने लॉजिक की बात की, जैसा हमने देखा कि उन्होंने अपने स्कूल में भी बताया। तो लॉजिक मतलब क्या, कि एरिस्टोटल ने कहा कि इंसान मर सकता है। सोक्रेट्स की मृत्यु पर प्लेटो ने क्या कहा था कि सोक्रेट्स इज़ इमोर्टल। उन्होंने कहा था ना ऐसे अपने थ्योरीज़ में, थ्योरी का नाम क्या था, फेडो। लेकिन अब प्लेटो की बात को गलत साबित करते हुए अगेन ये लॉजिक की बात करें कि लॉजिकल सोचो, अगर सोक्रेट इंसान थे तो वो मर चुके हैं, वो इमॉर्टल नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने एक लॉजिक बताया कि अगर आप सोक्रेट को इंसान मान रहे हो तो डेफिनेटली ही इज़ मोर्टल, ही इज़ नॉट इमॉर्टल। ओके, ये उनका सेकंड पॉइंट था बस। और यहीं से फिर फ़िलॉसफ़ी में लॉजिकल थिंकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल एक बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र माने गए अपने समय के, लोगों ने इनकी बात को की ज़्यादा सराहना की, इसलिए इन्हें एक टैग भी दिया गया था द फ़िलॉसफ़र के नाम से। तो यहाँ से बुनियाद बनी लॉजिक की फ़िलॉसफ़ी में, इससे पहले नहीं थी। जैसे हमने प्लेटो में देखा कि उन्होंने अपने गुरु को इमॉर्टल बताया और वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं दिया, लेकिन इन्होंने प्लेटो की बात को गलत बताया और कहा कि सोक्रेट इंसान है तो वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो इमॉर्टल नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड बात उन्होंने क्या कही कि 4 कारण होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के। पहला, मटेरियल कॉज। मटेरियल मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर इंसान को समझने की बात नहीं हो रही है इस पॉइंट में। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किस चीज़ से बना है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के 4 कारण। तो पहला, किस चीज़ से बना है। फिर दूसरे कारण का नाम क्या है, फॉर्मल कॉज, मतलब कि वो जो चीज़ है या कोई ऑब्जेक्ट है उसका डिज़ाइन या शेप कैसा है।
इफ़िशिएंट कॉज तीसरा, इफ़िशिएंट मतलब कि किसने बनाया। चौथा है फाइनल कॉज क्यों बनाया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कुर्सी का और उसको इस 4 कॉज से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कुर्सी है तो कुर्सी का पहला मटेरियल कॉज क्या हो जाएगा कि वो लकड़ी से बनी है। दूसरा फॉर्मल कॉज क्या हो जाएगा कि ये किस डिज़ाइन का है। तो कुर्सी का एक डिज़ाइन होता है ना, जैसे आपके घर में भी चेयर होगी तो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन की होगी, किसी और के घर में होगी तो मे भी हो सकता है कि डिफरेंट डिज़ाइन की हो। फिर थर्ड एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट कॉज मतलब किसने बनाया, किस चीज़ की है, क्या डिज़ाइन है, क्या शेप है, इतना देख लिया। अब किसने बनाया, तो कुर्सी किसने बनाया, बढ़ई ने बनाया। बढ़ई को आप इंग्लिश में कारपेंटर भी कहते हैं। फिर फोर्थ कॉज क्या था आपका, फाइनल कॉज कि क्यों बनाया गया। तो कुर्सी क्यों होती है, बैठने के लिए होती है और क्या। तो आपने यहाँ पर चारों कारण इस एग्जाम्पल के मदद से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं उनका फोर्थ पॉइंट पर कि उन्होंने एथिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ मीन वर्ड बताया है। अब ये सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। इसको अगर आप एक लाइन में समझेंगे कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती हैं ना, चाहे अच्छी हो या बुरी, अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, सबके अंदर मिक्स होता है। तो जो भी एक क्वालिटी है उसका एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल होना इज़ बैड। एक्सेस अमाउंट में भी, और अगर डिफिशिएंट है यानी कि आप जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि पानी पीना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो वो भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, बिकॉज़ आप लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं ना जितनी ज़रूरत है। और अगर आप कम पी रहे हैं तो फिर भी आपको नुकसान होगा। तो उन्होंने वैसे ही ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में कहा है कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है उसको बैलेंस में रखिए। बैलेंस में रखना ही असली नॉलेज का प्रमाण है, नहीं तो अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो आपको नुकसान होगा ही होगा। फिर पाँचवा उन्होंने क्या कहा था, पॉलिटिक्स के बारे में, कि इंसान एक पॉलिटिकल बीइंग है, मतलब कि हम सोशल बीइंग्स हैं और हम सोसाइटी में ही रहते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए जहाँ डेमोक्रेसी और मोनार्की दोनों मिक्स हो। अब ये उनका पर्सपेक्टिव था, आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, डेमोक्रेसी और मोनार्की को हटाकर ही तो डेमोक्रेसी लाया गया है देशों में, या स्पेसिफिकली इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो फिर मोनार्की को क्यों लाया, वैसा मिक्स क्यों करें। तो उस सब पे नहीं जाना है, जस्ट हमने एरिस्टोटल का पर्सपेक्टिव सुना कि उनका ये कहना था कि ह्यूमन एक पॉलिटिकल बीइंग है, यानी कि वो सोशल बीइंग्स के साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है और तभी मस्त जी पाते हैं जब वो ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसा गवर्नमेंट का होना इज़ बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर दोनों तरह की थिंकिंग, अगेन उनकी लॉजिक अंडरस्टैंडिंग जो हमने देखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट, आई होप यू लाइक्ड इट।